हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली अगर आप बिल्कुल लास्ट टाइम पे तैयारी करने बैठे हैं या फिर आप पूरे चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। क्योंकि आज सीक्वेंस एंड सीरीज़ को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में आपको सीक्वेंस सीरीज़ में पूरा चैप्टर मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ और इसके जितने भी फार्मूलाज हैं वो सब हम यहाँ पर समझेंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो पाए। तो बस आपको एक काम ये करना है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, और वीडियो का पूरा देखेंगे तो उस पूरा देखने के बाद डेफिनेटली आप सीक्वेंस सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो, और चैनल को आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर रिकमेंड करें, ताकि वो भी हमारे कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक तुरंत पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम ऑफ स्पेशल सीरीज। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा बहुत आप इसको 10th में भी पढ़ चुके हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। कि कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस जब उसमें कुछ टर्म कंटिन्यूसली उसमें ऐड होती चलती है, वो स्पेसिफिक टर्म उसमें ऐड होती है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर जो डिफरेंस है वो अगर आप माइनस में करेंगे तो डिफरेंस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो इंक्रीज़ करेगा। तो एक चीज़ आप हमेशा देखेंगे, अगर आपका सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो डी होगा यानी कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर आपका सीक्वेंस डिक्रीज कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस माइनस में आ जाता है। तो नॉर्मली आप जैसे हम कोई भी एक सीरीज़ होती है, सिंपली अगर हम बात करें कि एक सीरीज़ आपके पास उसमें 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस है ना, सारी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है। ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इस कॉमन डिफरेंस को हम नॉर्मली डी से डिनोट करते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी टर्म में से उससे पीछे वाली टर्म को आप माइनस कर सकते हैं। यानी आप a2 में से a1 को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, आप a3 में से a2 को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, डी का अगर हम फार्मूला बनाएं तो डी का फार्मूले को आप इस तरह लिख सकते हो, ए एन माइनस में ए एन माइनस वन। तो हम बात करते हैं इसके बाकी फार्मूलाज के बारे में। अगर कोई भी एपी सीक्वेंस है उसको आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमेशा फर्स्ट टर्म आपको लिखनी है, उसके बाद फिर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म के अंदर जब आप डी को ऐड कर देते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है और जो डिफरेंस इसके बीच में आ रहा है वो 3 का डिफरेंस है। तो इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप इसको जनरल टर्म में लिखते हैं, जनरल फार्मूले में लिखते हैं, तो सबसे पहले ए आ जाता है, फिर उसमें डी ऐड कर दो, फिर उसमें दोबारा डी ऐड कर दो। इस तरह से करते करते आप जितने मर्जी टर्म्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन मान लो आप ये सीक्वेंस अब आपको दिया हुआ है, आपने 3 4 5 टर्म लिख दिया, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी 100 टर्म क्या है। तो 100 टर्म तक अगर आप सीक्वेंस लिखने बैठेंगे तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लॉजिकल प्रोसेस भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक जनरल फार्मूला हम बनाते हैं, एक जनरल टर्म बनाते हैं। ये हो गया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फार्मूले की हेल्प से आप कोई सी भी टर्म लिख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए क्या, एक तो ए पता होना चाहिए यानी फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, एन की जगह तो आप वैल्यू डाल देंगे, आपको 100 टर्म चाहिए तो एन की जगह आप 100 डाल देंगे। और ए और डी आपको कहाँ से मिल जाता है, जो भी सीक्वेंस दिया होता है वहाँ से आपको इजीली ए भी मिल जाता है और डी भी मिल जाता है। अब जब भी हम यहाँ पर जो टर्म काउंट करते हैं वो स्टार्टिंग से काउंट करते हैं। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, इस तरह स्टार्टिंग से काउंट करते हैं। अगर आपको इसको रिवर्स काउंट करना पड़े यानी पीछे से काउंट करना पड़े, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन डी। तो फार्मूले को यहाँ पर थोड़ा समझ लोगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। जब हम यहाँ पर करते हैं तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं, क्योंकि हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट टर्म लिखेंगे। और यहाँ पर जो सीक्वेंस को आप उल्टा कर रहे हो, सीक्वेंस को उल्टा करने से जो डी यहाँ पर पॉजिटिव निकलना था वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्लस है उसकी जगह माइनस का साइन आ जाएगा, और बाकी जो फार्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद मान लो आपको सीक्वेंस आपके पास आ गया, आप उसको पूरे सीक्वेंस का आपको सम फाइंड करना है, तो उसके लिए हम एस एन का फार्मूला यूज़ करते हैं, एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। ये फार्मूला इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस में ए एन। कई बुक्स में यहाँ पर ए एन की जगह एल भी लिखा होता है, यानी आप इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, एन बाई टू ए प्लस में एल। बात है कि ये एन लिख दो, ए एन लिख दो या फिर एल लिखो।
अगर आपके पास ये कहता है तीन चार पाँच जितने भी टर्म्स हैं, अगर वो सारी एपी में हैं, तो उसमें अगर आप कोई स्पेसिफिक टर्म प्लस कर देते हो या माइनस कर देते हो तो भी वो एपी में रहेगी। अगर आप वो स्पेसिफिक टर्म मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो भी जो सीक्वेंस है आपका वो एपी में ही रहेगा। अगर आप उसमें डिवाइड कर देते हो तो भी वो सीक्वेंस आपका हमेशा एपी में ही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। यहाँ अर्थमेटिक मीन में अगर आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर का आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो सिंपली जैसे आप मीन फाइंड करते हैं वैसे ही काम करना है। दोनों नंबर को प्लस करना है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। अगर हमारे पास 3 नंबर एपी में होते हैं तो यहाँ पर ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। उसका कारण क्या होता है, मान लो ये कहता है कि भाई ए बी सी एपी में है, तो अगर मैं यहाँ से डी निकालूँ तो ये आएगा बी माइनस ए। अगर मैं इन दोनों टर्म से डी निकालूँ तो आएगा सी माइनस बी। हैं तो ये दोनों के दोनों कॉमन डिफरेंस ही, तो दोनों को जब आप यहाँ बराबर रखते हो बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, तो इस माइनस बी को आप इधर लाते हैं तो ये 2b बन जाता है, और इस a को उधर ले जाएंगे तो ये a प्लस सी हो जाता है। तो जब भी 3 टर्म आपके पास AP में है तो आप उसमें हमेशा ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको SN दिया हुआ है और डायरेक्टली आपको AN चाहिए, तो एक तो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता लग ही जाएगा कि n की जगह 1 2 3 ऐसे वैल्यू पुट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सिंपली SN में से उससे पीछे वाली जो टर्म्स हैं उन सबका सम माइनस कर दो। और आपको मान लो सपोज आपको निकालना है A100, तो A100 निकालने के लिए आपके पास अगर SN का फार्मूला दिया हुआ है तो यहाँ पर आप कर देंगे S100 माइनस S99। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक ये शॉर्टकट फार्मूला भी होता है जहाँ आपके जो MCQs होते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर काम आता है। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, देन सम ऑफ m प्लस n टर्म इज इक्वल्स टू 0। मान लो अगर ये कहता है कि सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, देन सम ऑफ 10 प्लस 15 यानी 25 टर्म इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से ये फार्मूला यहाँ पर वर्क करता है। तो बच्चों जब हम एपी के क्वेश्चंस करेंगे तो कई बार क्वेश्चंस में क्या दिया जाता है, आपको कहता है कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, या सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, या सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एपी कुछ स्पेसिफिक लेनी है। उससे क्या होता है, आपको क्वेश्चंस थोड़ा करने में आसानी रहती है, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मली लेके चलेंगे तो वहाँ से कई बार हमें टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास अगर 3 टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है तो एपी को आपको इस तरह से लेना चाहिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी, क्योंकि जब आप इनका सम करेंगे तो क्या होगा, इस d से d कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सीधी a की वैल्यू मिल जाएगी। फिर तो दूसरी कंडीशन होगी उसका हम यूज़ करेंगे, तो उसका यूज़ करके आपको d की वैल्यू भी मिल जाएगी और आपका AP जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अगर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स का सम दिया है तो यहाँ से एक और पीछे से स्टार्ट कर देंगे, a माइनस 2d से स्टार्ट करके a प्लस 2d पे ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि जो गैप है इसमें ना 2 का गैप लेना है, a माइनस 3d और a माइनस डी, फिर a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर आप एक का गैप लोगे तो इसमें फिर d आपका कैंसिल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, AP के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम GP पे चलेंगे। यहाँ कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स आर इन AP इज 24। 3 नंबर्स आपको AP में दिए हुए हैं जिनका सम आपको 24 दिया हुआ है। अब क्योंकि 3 नंबर दिए हुए हैं तो AP को मैं क्या करूँगा, AP में ये 3 टर्म्स ले लेता हूँ, a माइनस डी, फिर अगली टर्म हो गई a, फिर उससे अगली टर्म हो गई a प्लस डी। इसका सम आपको दिया हुआ है 24। अब यहाँ से क्या हुआ, d से d कैंसिल हो गया, ये आ गया 3a इक्वल्स टू 24, यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब a की वैल्यू हमने निकाल दी। अब उसके बाद आगे कंडीशन क्या है कि देयर प्रोडक्ट इज़ 440। अब इन तीनों का अगर प्रोडक्ट आप करेंगे a माइनस डी इंटू में a प्लस डी, इसका प्रोडक्ट आपको दिया है 440। तो a की वैल्यू क्योंकि आप निकाल चुके हो यहाँ पर, तो a की जगह आपको बस ये पुट करना है। यहाँ पर ये होगा 8 माइनस डी इंटू में 8 प्लस डी इज इक्वल्स टू 440। यहाँ पर ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी यूज़ करो a माइनस बी, a प्लस बी की, तो ये आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये वाला 8 जो मल्टीप्लाई में था इसको आप इस साइड ले जाओ, यहाँ से इसको कैंसिल करो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो अब आपके पास ये 64 है, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 55 माइनस में 64, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9। तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। अब डी क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो दोनों वैल्यूज़ को आपको लेके चलना है। तो अगर आप a की वैल्यू लेते हैं 8 और d की वैल्यू लेते हैं 3, तो उससे आपकी जो AP है वो क्या बनेगी, इसको आप वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो,
ए माइनस डी, पहले ए पी क्या थी, ए माइनस डी, 8 माइनस 3 करेंगे 5 आ गई। उससे अगली टर्म क्या है आपके पास, ए है। उससे अगली टर्म क्या है, ए प्लस डी, 8 प्लस 3 11। अगर आप यहाँ पर क्या करो, ए की जगह 8 लेते हो, डी की जगह -3 लेते हो, तो टर्म्स तो देखो यही आएंगी, लेकिन सीक्वेंस जो है उल्टा हो जाएगा। पहले 11 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम आगे इसके और क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कहता है इफ द p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू q टाइम्स द qth टर्म, यानी किसी भी AP के अंदर कहता है p टाइम्स ऑफ pth टर्म। p टाइम्स ऑफ pth टर्म कैसे लिखेंगे, p इंटू में AP, जैसे an होता है ऐसे AP लिख देंगे, इज इक्वल्स टू q टाइम्स द qth टर्म। ये दोनों इक्वल है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि शो दैट द p प्लस qth टर्म, p प्लस qth टर्म इज 0, ए पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये आ गया p इंटू में a प्लस पी माइनस 1d। ए एन का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें a की जगह n की जगह यहाँ पर p दिया हुआ है, यहाँ पर n की जगह q दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1d। इसकी आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए पी प्लस में p को मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर माइनस में p इंटू में d इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू इंटू में डी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है सभी को आप इस तरफ ले आओ, तो इसको इधर लाएंगे तो ए पी माइनस ए क्यू हो गया प्लस में, अब यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट के साथ भी डी कॉमन है, इस ब्रैकेट के साथ भी डी कॉमन है, तो आपको बस क्या करना है, ऐसे पी स्क्वायर माइनस पी, इसको इधर लाओगे तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू होगा, डी को भी आप ऐसे बाहर ही रखो। अब यहाँ पर आपने ए कॉमन निकाला तो इधर आ गया p माइनस क्यू, इधर से देखो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसको आप इकट्ठा करो पहले तो, और इन दोनों में से आप माइनस कॉमन निकालो और यहाँ लिखो p माइनस क्यू। ऐसा हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर p माइनस क्यू बन गया, इधर p माइनस क्यू बन गया, इधर भी p माइनस क्यू तो बन ही जाएगा, क्योंकि जब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा p माइनस क्यू इंटू में p प्लस क्यू, माइनस में यहाँ पर आ गया p माइनस क्यू और इस सारे के साथ कॉमन है d। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरी इक्वेशन में से p माइनस क्यू को कॉमन निकाल दो भाई। कॉमन निकालोगे तो अब क्या बचेगा, a बच गया, इधर से बचा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d, और ये क्या किसका फार्मूला बन गया, n की जगह इसमें p प्लस क्यू है तो इसी का फार्मूला बन गया, तो ये आ गया आपके पास a p प्लस क्यू इक्वल्स टू में 0। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको सम दिया हुआ है, यानी किसका दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। आपको शो करना है कि जो इसकी mth टर्म और nth टर्म है उसकी वैल्यू ये है, यानी आपको am और an की रेशो फाइंड करनी है। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब आप करोगे तो यहाँ क्योंकि sm दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, तो इनका फार्मूला आप यूज़ करो, m/2, n की जगह m यूज़ करेंगे, 2a प्लस में m माइनस 1 इंटू में d डिवाइडेड बाय n/2, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब देखो इस 2 से तो आप ये 2 कैंसिल कर दो, इस m से आप ये वाला m कैंसिल कर दो, इस n से आप ये वाला n कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a को n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2an, और n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mn माइनस में n इंटू में d इज इक्वल्स टू m को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 2am, और mn माइनस में m यहाँ पर m आएगा इंटू में d। अब यहाँ पर आप इस वाली टर्म्स को इधर ले आओ, 2an माइनस में 2am, इसको भी आप यहाँ लिखो mn माइनस n, इसको जब आप इधर लाओगे आएगा माइनस mn प्लस में m और इंटू में d। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने किया कि सबको हमने एक तरफ इकट्ठा कर लिया, यहाँ से आप 2a कॉमन निकालो, ये आ जाएगा n माइनस m प्लस में, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर n माइनस m है, यहाँ पर m माइनस n है, उल्टा हो रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो और इसको आप लिख लो यहाँ पर n माइनस m। ऐसा करने से फ़ायदा यही होगा, आपके पास n माइनस m आ गया, n माइनस n आ गया, कॉमन निकाल दो इसको, कॉमन निकालने के बचेगा बाद 2a माइनस में d इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से d की वैल्यू आ गई आपके पास 2a, तो d की वैल्यू निकल गई इन टर्म ऑफ a। अब जिसकी रेशो आपको फाइंड करनी है उसका फार्मूला आप यूज़ कर लो, am अपॉन में an, ये आपको फाइंड करना है।
तो ये हो गया a प्लस में m माइनस वन डी इज इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। अब d की वैल्यू आपके पास आई है 2a, तो यहाँ पर दोनों जगह आप 2a को पुट कर दो, a प्लस में m माइनस वन इंटू में 2a डिवाइडेड बाय a प्लस में n माइनस वन इंटू में 2a। अब देखो ऊपर से a कॉमन निकल जाएगा, तो a को कॉमन निकालो, 1 प्लस m माइनस वन इंटू में 2 ये बच गया, नीचे से भी a कॉमन निकल गया, 1 प्लस n माइनस वन इंटू में 2 ये बच गया, इससे ये कैंसिल, ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 2m माइनस में 2, नीचे आ जाएगा 2n माइनस में 2, इसको आप सॉल्व करके लिखोगे 2m माइनस वन आ गया और नीचे से 2n माइनस वन आ गया, यानी am और an की जो रेशो है वो 2m माइनस वन और 2n माइनस वन के बराबर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, यहाँ कहता है कि फाइंड n सो दैट an प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन an प्लस बी एन मे बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन आपका, इसके पहले हम इसको लिख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ये क्या है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में a की पावर n प्लस वन एंड 2 इंटू में b की पावर n प्लस वन। अब इसको जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो an को 1 a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n प्लस वन हो गई, और इनटू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a n b, प्लस में इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a b की पावर n प्लस में b की पावर n प्लस वन। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप देखो जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लो, इसको इधर ले आओ, 2a n प्लस वन और 2b n प्लस वन यहाँ पर हैं, इसको आप इधर लाएंगे, माइनस a की पावर n प्लस वन माइनस b की पावर n प्लस वन, इधर आप इसको रखेंगे, जो टर्म बच गई है वो हमने इधर रखी। अब ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये और ये, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रह जाएगा a की पावर n प्लस वन। ऐसे इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो रह जाएगा b की पावर n प्लस वन। अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आप इन दोनों टर्म में से एक टर्म को आपको इधर लेके आना है और एक को इधर लेके जाना है, तो a n प्लस वन माइनस a की पावर n b, और इस वाली टर्म को आप उस साइड लेके जाओ, तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से देखो कॉमन निकालो, कॉमन जब भी हम निकालते हैं यहाँ पर a की पावर n प्लस वन है या a की पावर n है, तो हमेशा जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है, तो a की पावर n कॉमन आ गई, तो यहाँ पर बचेगा a की पावर वन, इधर से बचेगा b। ऐसे अगर आप यहाँ से निकालेंगे b की पावर n कॉमन निकल जाएगा, इधर से a आ गया, इधर से b आ गया, तो ये जो ब्रैकेट है सेम आ गई, ये कैंसिल हो जाएगी। आप इसको इसके नीचे लाएंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, a की पावर n अपॉन में b की पावर n, इस साइड में क्या रहेगा आपके पास 1। अब यहाँ दोनों की पावर आप देखो सेम आ रही है, तो a अपॉन b की होल पावर आप n लिख सकते हो, यहाँ पर a अपॉन की होल पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर ही होता है। अब दोनों साइड को आप कंपेयर करो, दोनों का बेस हमने सेम कर लिया, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 0 के बराबर। तो बच्चों एपी के बाद बात करते हैं हम जीपी की, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं? जैसे हमने एपी में समझा कि कोई स्पेसिफिक टर्म अगर हम उसमें ऐड करते जाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो उससे जो सीक्वेंस बनता है उसको हम बोलते हैं एपी। जीपी में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओ या डिवाइड करते जाओ तो उससे जो सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट टर्म होती है यहाँ पर भी ए से हम डिनोट करते हैं, लेकिन जो टर्म आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉमन रेशो, और उसको हम डिनोट करते हैं आर से। कॉमन रेशो को हम डिनोट करते हैं आर से। आर की वैल्यू आप जब भी निकालेंगे तो किसी की भी टर्म में से उससे पीछे वाली टर्म को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास उसकी कॉमन रेशो निकल जाती है, यानी आर निकल जाता है। अब जिस तरह हम एपी में क्या करते थे कि जो एक जनरल फॉर्म उसकी एपी की हम बनाते थे, तो जीपी की भी जनरल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहली टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं या a1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद जैसे एपी में हम डी को ऐड करते थे, यहाँ पर आर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आर मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार आर मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार आर मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से सीक्वेंस आप जितना मर्जी चाहें बढ़ा सकते हैं। बात फिर वही आती है, भाई सीक्वेंस तो आपने बढ़ा दिया, अब आपसे पूछ लिया कि भाई इसमें 1000 नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल टर्म का फार्मूला होता है। जैसे एपी में हमने पढ़ा था, ए एन का फार्मूला होता है ए आर रेज टू पावर n-1।
ठीक। अब यहाँ पर अगर इस पूरे सीक्वेंस का अगर आपको सम फाइंड करना है तो सम फाइंड करने के लिए भी आपके पास ये फार्मूला होता है एस एन का ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, या फिर आप इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका आर क्या है। आर अगर 1 से बड़ा है तो आप ये फार्मूला यूज़ करो, 1 से छोटा है तो ये यूज़ करो। लेकिन अगर आपने आर यहाँ पर 1 से बड़ा है, आपने फार्मूला ये यूज़ कर लिया तो भी कोई टेंशन नहीं है, आंसर उससे भी निकल जाएगा, यानी कोई सा भी आप यूज़ कर लो। अगर 3 टर्म आपकी ए बी सी मान लो जीपी के अंदर होती हैं तो उस केस में क्या होता है, जो मिडिल टर्म होती है उसके स्क्वायर जो होता है वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैसे ये आता है, जैसे आपके पास कहता है कि भाई ए बी सी 3 टर्म जो है वो जीपी में है, तो जीपी के होने का मतलब क्या है कि जो उसकी रेशो होती है वो बराबर आ जाती है। रेशो जब आप निकालते हैं तो इसको आप इससे डिवाइड करेंगे यानी बी अपॉन ए, और इसको आप इससे डिवाइड करेंगे यानी सी अपॉन बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास से आ जाता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए सी। तो जब भी 3 टर्म्स जीपी में होंगी तो उसकी जो मिडिल टर्म होगी उसका स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन निकालते हैं ऐसे हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, वो भी यहीं से बनता है। अगर आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को आप यहाँ से कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी आ जाएगा। यहाँ पर हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं ए और बी की, तो वहाँ पर ए और बी हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी भी जीपी के रेसिप्रोकल को जीपी की टर्म्स के रेसिप्रोकल कर देते हो तो उससे जो आपके पास सीक्वेंस बन के आता है वो भी एक जीपी ही बनेगा। अब जीपी में क्या होता है कि जब आप किसी कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं वो इन्फिनिट तक चलते जाते हैं, इन्फिनिट तक चलते जाते हैं, क्या उसका हम सम निकाल सकते हैं? जी हाँ, जीपी में हम उसका सम निकाल सकते हैं। बस आपको कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि जो आर है, आर का जो मॉडुलस है यानी जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। 1 से अगर छोटी है तो आप सम ऑफ इन्फिनिट जीपी का फार्मूला लगा सकते हो। ये फार्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस में आर। जैसे एपी में 3 टर्म का सम दिया होता है तो उसमें हमने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स बताई थी, भाई ये टर्म हमें ले लेनी चाहिए। ऐसे जीपी में अगर 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया होता है तो उसमें आप इस तरह से ले सकते हो कि कंपलसरी नहीं है ये, आप ऐसे लेंगे तो आपका सॉल्यूशन इजी होगा। तो पहली टर्म आप लेंगे ए अपॉन आर, दूसरी टर्म ए, तीसरी टर्म हो जाएगी ए आर। ऐसे अगर आपको 5 टर्म दी हुई हैं तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, फिर ए आर स्क्वायर। 4 टर्म दी हुई हैं तो फिर वही 2 का गैप रखना है आपको पावर्स में, तो ए अपॉन आर क्यूब, ए आर और ए आर और ए आर क्यूब। तो इस तरह के ये सारे जीपी के सारे फार्मूले हैं जिनको आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं। क्वेश्चन अभी हम करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन से भी समझ में आ जाए कि किस तरह से आपको ये फार्मूला उसमें अप्लाई करने हैं। तो यहाँ जीपी का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है कि फाइंड 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी हुज प्रोडक्ट इज 216। 3 टर्म आपको जीपी की दी हुई है, उसका आपको प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जीपी है वो कैसे लेनी है, ए अपॉन आर इंटू में ए आर। तो ये तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 216 है। पहले इसी इक्वेशन का हम यूज़ कर दें। यहाँ पर देखो आर से आर कर दिया, ए क्यूब आ गया आपके पास 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ से आपके पास सीधी सीधी ए की वैल्यू मिल गई 6। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, यानी अगर पेयर में इसका प्रोडक्ट आप करोगे तो वो 156 है। तो पेयर में प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो पहली 2 टर्म है उनका प्रोडक्ट हम करते हैं ए आर इंटू में ए प्लस फिर ए इंटू में ए आर प्लस ए आर इंटू में ए अपॉन आर। इनका जो प्रोडक्ट है ये आपको दिया हुआ है 156। अब यहाँ से आर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ से ए स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर अपॉन में आर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में आर प्लस में यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 156। ए स्क्वायर सभी में कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं आप, तो यहाँ रह गया 1 अपॉन आर प्लस में 1। अब ए की वैल्यू आपके पास 6 है, यहाँ पर 6 पुट कर दो, 6 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आप एलसीएम लो तो ये आ गया 1 प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर इज इक्वल्स टू 156। अब यहाँ से आप देखो ये जो 6 का स्क्वायर है 36 आ गया, 36 को इसके नीचे ले आओ तो आपके पास ये बना 1 प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर इज इक्वल्स टू 156। यहाँ पर डिवाइड में आर अभी और है, डिवाइडेड बाय 36। इसको काट के देखते हैं, ये कट जाता है पूरा, तो 6 से इसको काटते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 और 6 6 ज़ा 36। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया। तो पूरा तो नहीं कटा लेकिन काफ़ी हद तक तो कम हो ही गया ना कटने के बाद। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस में 3r स्क्वायर प्लस में 3r इक्वल्स टू, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13r।
सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करो, साथ साथ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और लिख लेते हैं। तो ये 3r² हो गया, इसको इधर लाएंगे तो सॉल्व होने के बाद ये रह जाएगा 10r प्लस में 3। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर करो तो मल्टीप्लाई करने पर 9 चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा -9r और -r, तो प्लस में 3। यहाँ से आप 3r कॉमन निकालो तो यहाँ से रह गया r-3, यहाँ से -1 कॉमन, r-3 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू एक फैक्टर तो ये बना, एक फैक्टर ये बन गया। r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/3 और r की वैल्यू यहाँ से आएगी 3। तो अब यहाँ से r की वैल्यू अगर 1/3 लेते हैं और a की वैल्यू 6 लेते हैं तो आपके पास GP क्या बनेगी, इफ़ a इक्वल्स टू 6 r इक्वल्स टू 1/3 देन GP इज़, तो GP क्या थी आपके पास a/r, तो 6/में 1/3। दूसरी टर्म क्या है आपके पास a की वैल्यू 6 है। तीसरी टर्म क्या है आपके पास, तीसरी टर्म है a इंटू में r, 6 इंटू में 1/3, ये 2 आ जाएगा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। अब यहाँ से अगर आप r को 3 लेते हो तो उस केस में क्या होगा, r को अगर हमने 2 लिया, इफ़ a इक्वल्स टू में 6 और r इक्वल्स टू 3, सॉरी 2 बोल दिया मैंने, 3 लेना है, तो GP क्या होगा आपका। अब इस केस में यहाँ पर a/r करोगे, a/r यानी 6/3 करेंगे तो सीक्वेंस देखो वही आएगा लेकिन बस उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 18, 6, 2 आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 2, 6 एंड 18। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है ये क्या है, इफ़ S बी द सम, P बी द प्रोडक्ट एंड R बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ GP, देन फाइंड द रेशियो ऑफ P² R³ रेशियो S³। तो यहाँ पर जो जो टर्म आपको दी हुई है आप उसको लेके चलो। यहाँ पर जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसको हम यहाँ पर सिंपल ले लेते हैं, a प्लस सॉरी GP में है तो AR लेंगे और फिर AR²। अगर यहाँ भी आप a/r फिर a फिर AR लेके चलते हो तो भी उससे भी सम हो जाएगा क्वेश्चन आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कहता है कि S इनका सम है, तो S क्या हो गया, a प्लस में AR प्लस में AR²। यहाँ से आप a कॉमन निकाल सकते हो, 1 प्लस r प्लस में r²। अब यहाँ पर देखो आपको चाहिए S का क्यूब चाहिए, साथ साथ हम इसका क्यूब कर लेते हैं, तो S³ क्या हो जाएगा, a³ और 1 प्लस में r प्लस में r² का होल क्यूब। ये तो आपके पास S आ गया। अब P क्या कहता है, P है प्रोडक्ट किसका, इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट है, a इंटू में AR इंटू में AR²। तो यहाँ पर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, a की पावर 3 बार आ रही है तो a की पावर 3 हो गई और r की पावर भी 3 हो गई। अब यहाँ पर क्या चाहिए आपको, p का स्क्वायर करना है, तो p का स्क्वायर भी कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर करने पर ये 6 आ जाएगा और r भी 6 हो गया। अब रह गया आपके पास r बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो r की है आपके पास सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी पहली जो टर्म है आपके पास a है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/a, फिर 1/AR, फिर 1/AR²। अब ये वाली जो टर्म आ रही है ये भी एक GP बनेगी। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 1/a है, तो इसका जब आप सम करेंगे तो SN का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आता है a, फिर आता है r यहाँ पर क्या आएगा, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 1/r आएगा, रेज टू पावर n की जगह यहाँ पर 3 है, -1 डिवाइडेड बाय r माइनस में 1। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/a, तो ये आ गया 1/r³ माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 1/r माइनस 1। अब यहाँ से इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा r³, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस r³, नीचे आ जाएगा r और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में r। इस r से आप ये r कैंसिल कर देंगे तो r की जो वैल्यू है आपके पास क्या आ गई, 1/a, 1 माइनस r³, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ और इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर r² आ जाएगा और साथ में यहाँ पर देखो जो यहाँ पर जो टर्म्स है आपके पास, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये 1 माइनस है, ये भी 1 माइनस है, तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। तो ये आपके पास बन गया 1/AR², 1 माइनस r³ और 1 माइनस में r, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, r का क्यूब करना है, तो यहाँ पर इसका भी आप क्यूब कर दो, तो r का क्यूब करने का मतलब है आपके पास क्या आ जाएगा, 1/a³ r6, 1 माइनस r³ और 1 माइनस r का होल क्यूब। अब आपके पास सारी टर्म्स आ गई हैं जो जो आपको क्वेश्चन में चाहिए। अब इनकी रेशो आपको फाइंड करनी है, तो रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर
वैल्यू पुट कर लेते हैं, पी स्क्वायर इंटू में आर क्यूब डिवाइडेड बाय एस क्यूब। तो पी का स्क्वायर आपके पास ये है A6 आर क्यूब की वैल्यू आपके पास ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ए क्यूब R6 और ये 1 माइनस आर क्यूब और 1 माइनस आर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या रखना है आपको, एस क्यूब हमारे पास ये था ए क्यूब 1 प्लस में आर स्क्वायर का होल क्यूब। अब यहाँ से देखो आप ए की पावर आर की पावर 6 से ये कैंसिल हो गया, ए की पावर 3 से ये ए की पावर 3 बचेगा और ये ए की पावर 3 इससे भी कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास बच रहा है इसमें से अगर हम इसको ऐसे करें, ये भी क्यूब में है ये भी क्यूब में है, तो इस सारे को हम इकट्ठा कर देते हैं। इसको सारे को जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इनटू में ये वाली टर्म आ जाएगी 1 प्लस में आर स्क्वायर, इसका पूरे का हो जाएगा होल क्यूब। अब ये ऊपर 1 माइनस आर क्यूब आ गया और नीचे भी ये आइडेंटिटी बन गई आपकी a माइनस बी, फिर a प्लस में b प्लस में b का स्क्वायर है, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। यहाँ पर ये आ गया आपके पास 1 माइनस आर क्यूब, दोनों सेम आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें आपका 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कहता है ए बी सी आर इन ए पी। अगर 3 टर्म हमारी ए पी में होती हैं तो वहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाता है कि जो बीच वाली टर्म है उसका जो डबल है वो फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर आ जाता है। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी, बी सी डी जी पी में है तो इसका मतलब जो बीच वाली टर्म है उसका जो स्क्वायर है वो बी और डी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। यहाँ दूसरी इक्वेशन बनेगी और तीसरी में कह रहा है कि 1/c 1/t 1/e आर इन ए पी, तो यहाँ से भी क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस में थर्ड टर्म। ये आपके पास रिजल्ट बन गए 3। अब यहाँ से आपको प्रूव करना है क्या कि जो ए सी ई है वो जी पी में है। तो अब आप क्या करो, यहाँ से इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर लो, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आपको डी की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम आ गया सी ई, इधर आ गया ई प्लस में सी। अब आप 2 को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डी की वैल्यू निकालो। तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे 2CE डिवाइडेड बाय ई प्लस सी, ठीक है, ये डी की वैल्यू होगी। अब डी की वैल्यू और यहाँ से आप बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए प्लस सी अपॉन में 2। इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर दो सेकंड में। कहाँ पुट करना है आपको, सेकंड में पुट करना है। सी स्क्वायर इक्वल्स टू में बी की जगह आपको ये पुट करना है और डी की जगह आपको ये पुट करना है। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर अब देखो सारी की सारी टर्म जो है वो ए सी और ई में कन्वर्ट हो गई है, बी और डी का काम हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और ये जीपी में दिखाने का मतलब है आपको ये दिखाना है सी स्क्वायर ए ई के बराबर है। अब यहाँ सिंप्लीफाई करो, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ से अब आपके पास बचा है सी स्क्वायर ए प्लस में सी इनटू में सी ई डिवाइडेड बाय में ई प्लस में सी। एक सी से आप ये सी भी कैंसिल कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा सी ई प्लस में सी स्क्वायर। इस ई को यहाँ मल्टीप्लाई करो ए ई प्लस में सी ई। इस सी से सी ई भी कैंसिल हो गया तो सी स्क्वायर आपका ए ई के बराबर आ गया, यानी ये आपने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ए सी ई आर इन जी पी। तो यहाँ बच्चों इनफाइनाइट जीपी के 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनफाइनाइट जीपीआर बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये यहाँ पर ये कहता है कि एक सीक्वेंस आपको ये दिया हुआ है, इसका आपको सम फाइंड करना है, इसको इवेलुएट करना है एक्चुअली। तो यहाँ पर इन सब में आप देख रहे हो जो बेस है वो सेम है। बेस जब सेम होता है तो हम पावर के साथ क्या करते हैं, पावर को हम ऐड कर देते हैं। पावर हो जाती है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर बेस में आपको कुछ नहीं करना, बस पावर को आप देखो ध्यान से। पावर जो आपकी बन रही है जीपी में बन रही है, तो पावर अगर जीपी में होती है इसका सम आपको निकालना है, लेकिन ये इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का जो फार्मूला होता है उसके लिए आपको पहले आर को चेक करना है कि आर का जो मॉडुलस है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ से जब आप आर निकालोगे इसका तो ये आ जाएगा 1/4 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो ये कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मॉडुलस आ रहा है वो लेस देन 1 है। तो अब आप इसमें सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला लगा सकते हो, a अपॉन में 1 माइनस आर।
तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है 1/2 और आर की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1/2। तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 ही बचेगा, ये पूरा कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास 1। ये 1 क्या आया है, ये जो पावर आई है ये 1 आई है, ठीक है। तो जो आंसर है आपका क्या आ गया, 7 की पावर 1 आ गई, यानी आंसर आ गया इसका 7, ठीक। अब यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें आपको कॉमन रेशो ये दी हुई है -4/5। तो -4/5 है, इसका मतलब जो मॉडुलस ऑफ आर है वो <1, तो इसने क्वेश्चन में ही आपको दे दिया। एंड सम टू इन्फिनिटी यानी एस इन्फिनिटी ये आपको दे दिया 80/9। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, यानी ए फाइंड करना है। तो फार्मूला इसमें यही वाला रहेगा। तो सम ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू में A/1 माइनस आर, इन्फिनिटी की जगह आ गया 80/9 इज इक्वल्स टू A1 माइनस आर की वैल्यू है -4/5। तो ये हो गया आपके पास 80/9 इज इक्वल्स टू A1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये आएगा आपके पास 5 + 4 9, तो 9/5। अब ये जो 9/5 है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 80/9 इंटू में 9/5 इज इक्वल्स टू में A। इस 9 से आप 9 काट दो, 5 से ये कैंसिल कर दो, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर 16। तो यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन में कहता है कि इवेलुएट दिस, इसको आपको इवेलुएट करना है। अब यहाँ पर जो समेशन दिया हुआ है, समेशन का काम क्या होता है, इस पूरे सीक्वेंस को इकट्ठा करके छोटी फॉर्म में लिख देना। अब छोटी फॉर्म में दिया हुआ हम उल्टा काम करते हैं, हम इसको लंबी फॉर्म में लिखते हैं पहले। तो लंबी फॉर्म में लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो हम बारी बारी से क्या करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं, फिर 2 पुट करते हैं, फिर 3 पुट करते हैं, ऐसे पुट करते चलते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास 3 की पावर 1 माइनस में 2 की पावर 1, ये टर्म आ गई। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि समेशन दिया हुआ है, यानी सम करना है आपको। 3 की पावर 2 माइनस में 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 प्लस, इस तरह से चलते जाएंगे कहाँ तक, 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n। अब यहाँ पर आप देखने के बाद ललचा मत जाना, आप ये मत करना कि 3 - 2 1 आ गया, यहाँ पर 9 - 4 करेंगे 5 आएगा, तो उससे क्या होगा, आपका कोई सीक्वेंस नहीं बनने वाला है, फिर आप फंस जाओगे आगे जाके। तो आपको क्या करना है, जो ये 3 3 3 वाली टर्म्स है उन सबको एक अलग ब्रैकेट में कर देना है। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर n, इनको एक अलग ब्रैकेट में करो। ये जो माइनस है इसको माइनस को कॉमन निकालो, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर n, इसको आप इस तरह से लिखो। अब ये बन गई आपकी एक जीपी, इसमें a की वैल्यू भी 3 है और r निकालोगे तो r भी इसमें 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप जीपी का सम करोगे तो a फिर r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, यहाँ पर भी करोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू भी 2 है, r की वैल्यू भी 2 है, तो आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये हो गया आपके पास 3 इंटू में 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 और 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 आएगा। उस 1 को आप लिखो या मत लिखो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में और ज़्यादा आगे तक नहीं करेंगे हम, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि यहाँ से आप जैसे इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा और कर लेते काम। अगर आप यहाँ भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 हो गया, यहाँ से आप 2 की पावर n प्लस 1 माइनस में 2 हो गया। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3। 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऑलरेडी पावर n प्लस 1 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर उसकी और बढ़ जाएगी और ये आ जाएगा 2 2 जा 4। ये -3 और -4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्चुअली ये ब्रैकेट में है। तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2। बस इससे ज़्यादा आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते, यहीं पर आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया हुआ है 5 प्लस में 55 प्लस में फिर 555, फिर ऐसे 4 बार 5 बार इस तरह से आता रहेगा। तो अब ये भी जो सीरीज़ बन रही है, ना तो ये AP है ना ये GP है, और इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी टर्म आपको यहाँ दी हुई है उसको आपको पहले कॉमन निकाल देना। तो यहाँ से 5 को आपने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी 1 1 1, इस तरह से अप टू n टर्म्स तक ये चलता रहेगा।
अब उसके बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं कहता मैं, रट्टा मारना पड़ेगा। सीक्वेंस बनाने के लिए थोड़ी सी टर्म्स ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब किसी भी टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है कि उसको आपको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना, आपने अपनी तरफ से किया है तो बैलेंस करने के लिए 9 से आप डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 9 को आप लिखेंगे 10 माइनस 1, 99 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 10 का क्यूब माइनस 1, इस तरह से n टर्म्स तक लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या करो, जो ये 10 10 आया इसको एक अलग ब्रैकेट में आप कर लो इस तरह से n टर्म्स तक, और माइनस लगा के जो 1 1 1 आ रहा है इसको आप एक अलग ब्रैकेट में कर लो। अब यहाँ पर ये जो बना आपका, ये बन गया एक जीपी, तो इसमें जीपी का आप सम करोगे तो a आपके पास 10 आ गया, और 10 की पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। यहाँ पर देखो ये 1 1 1 है और ये कितनी बार है, n टाइम्स है, तो इसका आप सम करेंगे तो ये n हो जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा काम जैसे यहाँ किया था ऐसे यहाँ भी कर सकते हो। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम लेने के बाद 9 इधर आ गया, 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। इसको और थोड़ा सा आप अच्छी तरह लिखना चाहते हो सजा के तो 5/81, 10 की पावर n प्लस 1, फिर लिखो माइनस 9n, फिर लिखो माइनस 10, और इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एपी और जीपी समझने के बाद एक टॉपिक और रह जाता है, हालांकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के कोर्स में नहीं है, लेकिन जो प्योर मैथ्स हैं उनके कोर्स में ये होता है। तो यहाँ पर होता है सम ऑफ स्पेशल सीरीज़, और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के भी काम का है। जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं, तो आप बिल्कुल स्किप ना करें, इसको भी ज़रूर देखें और समझ लें एक बार। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज़ है 1 2 3 अप टू n, तो इसका जो सम होता है n इंटू n प्लस 1/2 के बराबर होता है। और इस सीरीज़ को आप शॉर्ट में आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n। ऐसे अगर यहाँ पर सीरीज़ में स्क्वायर लगा हुआ है सभी के अंदर तो उसका सम इसके बराबर होता है, इसको भी आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अगर क्यूब लगा हुआ है तो इसका सम जो पहले वाला होता है उसी के बराबर होता है, लेकिन होल स्क्वायर और हो जाता है, इसको भी आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम ये कुछ 2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए करना क्या है। अब यहाँ पर कहता है कि ये जो सीरीज़ है इसमें आपको इसके n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो आपका काम है, यहाँ पर आपको an फाइंड करना है। ये देखो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे करते करते nth टर्म आती है, तो वो an आपको फाइंड करने की कोशिश करनी है कि वो an क्या है। अब an को समझने के लिए आपको इन टर्म्स को ध्यान से इनको देखना होता है, समझना होता है। यहाँ पर देखो 3 इंटू 8 है, 6 इंटू 11, 9 इंटू 14, तो मैं पहले इस टर्म की बात करता हूँ, इनकी बात करता हूँ। यहाँ पर ये 3 है, इंटू में 6 है, इंटू में 9 है, तो ये क्या रहा 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो यानी ये वाली जो टर्म है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3n। अब अंदर वाली टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 3 के अंदर 5 ऐड हो रहा है, 6 के अंदर 5 ऐड हो रहा है, 9 में 5 ऐड हो रहा है, यानी जो टर्म आपके पास यहाँ पर बन के क्या आई थी 3n, उसमें आप 5 को ऐड कर रहे हो। और ऐसा करने के बाद आप ये चेक भी करके देख लो, जब आप यहाँ 1 पुट करोगे, हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, 1 पुट करोगे तो ये 3 बन जाएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये 8 आ गया, 2 पुट करोगे तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ पर ऐड करोगे तो ये 11 हो गया, 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी आपका an जो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया आपके पास 9n स्क्वायर प्लस में 15n। अब हमें an तो मिल गई, अब हमें इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए नहीं, sn का आपको सम फाइंड करना है। ये जो n स्क्वायर वाली जो सीरीज़ है ये बन गई आपकी स्क्वायर वाली सीरीज़। तो इसको आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, 9 तो इसमें कांस्टेंट है, समेशन ऑफ k स्क्वायर इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 1 to n, प्लस में 15n है तो ये 15 समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n। अब इसका जो फार्मूला होता है k स्क्वायर का सम ये होता है, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे आप 9 इंटू में n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 15। जो समेशन ऑफ k सीरीज होती है उसमें इसका सम ये होता है आपके पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, देखो 3 कॉमन निकल गया दोनों में से, यहाँ पर 15 है तो 3 कॉमन निकल गया, नीचे से 2 कॉमन निकल गया, आपके पास क्या बचा, और साथ में ये भी देखो कॉमन आ गया, n भी कॉमन आ गया,
n प्लस वन भी कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर, 2n प्लस वन बच गया, यहाँ से 15 में से 5 बचेगा और अंदर तो और कुछ बचेगा नहीं, n और n प्लस वन बाई टू तो सब कॉमन आ गया। तो ये क्या हो गया आपके पास 3n n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, अंदर आ गया आपके पास 2n प्लस में 6, यहाँ से आप 2 भी कॉमन निकाल दो तो अब आपके पास क्या बचेगा, ये 3n n प्लस वन बाई टू, 2 आपने कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया n प्लस थ्री, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा 3n n प्लस वन और n प्लस थ्री। इसको आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना छोड़ सकते हैं। तो बेटा इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में सिर्फ आपको लिखा हुआ है 1, सेकंड टर्म में लिखा हुआ है 1 प्लस टू, थर्ड टर्म में लिखा हुआ है 1 प्लस टू प्लस थ्री। यानी जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक ही टर्म है, सेकंड टर्म है उसमें 2 तक टर्म है और थर्ड टर्म में 3 तक टर्म है। तो इसका मतलब जो इसका an बनेगा उसमें कहाँ तक टर्म हो जाएगी, 1 प्लस टू प्लस थ्री अप टू n तक हो जाएगी। अब यहाँ पर भी एक सीरीज़ आपकी बन गई है, ये वाली पहले वाली सीरीज़ बन गई, तो इसका जब आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू में n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस में n डिवाइडेड बाई टू। अब ये आपके पास an आ गया, अब आपको क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है, यानी Sn फाइंड करना है। तो Sn फाइंड करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको तो आप ऐसे बाहर ले जाएंगे और यहाँ पर जो n स्क्वायर सीरीज है इसको आप लिखेंगे समेशन ऑफ k स्क्वायर, k इक्वल्स टू 1 टू n, प्लस ये आ जाएगा समेशन ऑफ k एंड k इक्वल्स टू 1 टू n। अब जो जो हमारे पास इनके फार्मूले हैं वो आप पुट कर दो आप। तो समेशन ऑफ k स्क्वायर का फार्मूला आपके पास ये है n इंटू में n प्लस वन एंड 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो समेशन ऑफ k का फार्मूला आ गया आपके पास n और n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से अब आप कॉमन निकाल दो, देखो नीचे से तो 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से n कॉमन आ गया और n प्लस वन कॉमन आ गया। यहाँ पर बची आपके पास 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री, यहाँ से आपके पास बचा सिर्फ 1। अब आप इसका एलसीएम ले लो, इसको तो हम बाहर इकट्ठा करके ऐसे लिख देते हैं और यहाँ से इसका एलसीएम लिया हमने तो ये आ गया 2n प्लस वन प्लस में 3। इसको आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस वन बाई 4 और इसको आप प्लस कर लेंगे तो ये बन गया 2n प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से भी क्या करते हैं, जो 2 कॉमन निकल सकता है इस 2 को आप कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकालने के बाद आपके पास ये बच जाएगा n प्लस वन बाई 4, ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ से रह गया n प्लस में 2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया आपका n प्लस वन n प्लस टू डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6। तो इस तरह से जो भी स्पेशल सीरीज़ होती है इसका सम आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।